Good morning, everyone. I am Mandakini Dubey and I will be teaching you mechanics of structure. The subject code is 22303 and we will start with the second unit. You all may have any questions. आपको ये लग रहा होगा कि मैं सेकेंड यूनिट क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बट सेकेंड यूनिट थोड़ा बेसिक है एंड आई थिंक कि बेसिक हमने पहले समझना चाहिए, इसलिए फॉर दैट पर्पस आई एम स्टार्टिंग विद द सेकेंड यूनिट. द सेकेंड यूनिट इज़ simple stresses and strain, and we will start with the topic 2.1 concept. In this topic we will study concept of rigid, elastic and plastic bodies, deformation of elastic bodies under various forces. Mission of the program: to impart excellent civil engineering skills, to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Effective implementation of teaching learning progress to benefit students. Learning outcome. कोर्स आउटकम. कोर्स मीन्स द सिविल, जो हम पढ़ रहे हैं उसका आउटकम क्या है. हमें भी पता है, वी ऑल नो दैट वी डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस. कोई भी चीज़ का जब तक हमें कोई आउटकम ना मिले वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है. तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसका हमें क्या आउटकम मिलने वाला है वो हम देखेंगे. वी विल सी दैट. इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशंस. अलग अलग लोडिंग कंडीशंस जब हमारे मटीरियल पे आएंगी, हमारे स्ट्रक्चर पे आएंगी, उसके कारण हमारा जो मटीरियल है वो कैसा बिहेव करेगा वो हम देखेंगे. प्रोग्राम आउटकम. We will see the program outcomes, which program we will map. We will see in the coming sessions. Unit outcome. After learning this unit, what are the things that we will be able to do or solve? After completion of this video lecture, students will be able to articulate practical significance of stress strain curve for given materials under given loading conditions for their relevant use. Basics and properties. According to me, I think that कि कोई भी अगर बड़ी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ी चीज़ स्टार्ट करने के पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी. इससे क्या होगा कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहेंगे. इसीलिए जब मॉस है, जैसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, ये जो एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस रहती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है. अब हमें जब मटेरियल देखना है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी होंगी. सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक्स ऑफ मटेरियल. In MOS, the response or behavior of material is studied against different types of loading conditions. अलग अलग loading conditions में हमारा जो material है वो किस तरीके से react करेगा, कैसा react करेगा, क्या उसमें changes आएंगे वो हम देखेंगे. The study of movement in a solid body is basically performed using the system approach, where the matter inside the system remains fixed but the boundary conditions may vary. हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मॉस, इसमें क्या होता है, ये एक सिस्टम अप्रोच पे चलता है. हमें पता है कि हर सब्जेक्ट अपने एक अप्रोच से चलता है. तो ये सब्जेक्ट कौन से अप्रोच से चलता है? एक सिस्टम अप्रोच से. सिस्टम अप्रोच का क्या मतलब है कि जो मैटर रहता है, जो बॉडी है, जैसे एक मटेरियल है, उसके अंदर जो मैटर है वो क्या रहेगा, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा. बट द बाउंड्री कंडीशंस में वैरी. अगर एक ब्लॉक स्क्वायर है तो कुछ लोडिंग के कारण या फिर उसके में जो इफेक्ट्स आएंगे उसके कारण वो रेक्टेंगल बन जाएगा, बट उसका जो मैटर है इनसाइड का वो सेम रहेगा. इट विल नॉट चेंज, ओनली द बाउंड्री कंडीशंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लोडिंग कंडीशंस. To study the response of this material, we should study the material properties. अब हमें अगर देखना है कि हमारा मटेरियल जो है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके पहले हमें हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होना ज़रूरी है कि नहीं. अगर हम किसी पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, अगर समझो एक मैंने क्लास में एक बच्चा है, मैंने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि वो बच्चे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या वो काबिल है, इज़ ही हैविंग द एबिलिटी
टू डू द टास्क और नॉट। हमें हर चीज़ पता रहना चाहिए। अगर हमें वो चीज़ पता नहीं रहेगी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डालूँगी, है कि नहीं। अगर वो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है और मैंने उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली तो देयर विल बी फेलियर, and we do not want failure in our material. That is why first of all we will try to study the properties of our material. The most commonly used material in civil engineering is mild steel. जो बार्स रहते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो बार्स यूज़ होते हैं, जो शीट्स रहती है, ये सब माइल्ड स्टील की होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माइल्ड स्टील जो है एक सबसे डक्टाइल मटेरियल है, बिकॉज माइल्ड स्टील इज़ डक्टाइल, माइल्ड स्टील इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। जब इस पे टेस्ट किए जाते हैं तो जब कॉम्प्रेशन टेस्ट होता है, टेंशन टेस्ट होता है, ये दोनों में क्या रहता है? इक्वली स्ट्रॉन्ग रहता है। कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन रहता है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? टेम्परेचर चेंज के कारण, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल में चेंजेस आते हैं, उसके कारण होने वाली चीज़ें। The coefficient of thermal expansion for mild steel is nearly equal to that of concrete, which is another commonly used material in infrastructure. Important properties of material. Now we will see the important properties of material. First is the ductility. Now we will see what is ductility or what is a ductile material. It is a property of material to undergo considerable deformation under tension before rupture. By this property, the metal can be turned into thin wires. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण जब इसमें टेंशन आता है, टेंशन मतलब जब खिंचाव आता है, जब एक मटेरियल रहता है, जब हम उसे खींचते चले जाते हैं तो वो डिफॉर्म होता चला जाता है, डिफॉर्म होते चला जाएगा विदाउट रप्चर। रप्चर का मतलब क्या है? ब्रेकेज, मतलब टूटने के पहले वो बहुत थिन वायर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक मेन एग्जांपल हम गोल्ड भी कह सकते हैं। जैसे सोने का सोना रहता है, उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, पतली पतले तार बनते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ डक्टाइल मटीरियल। नाउ व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? It is the property of material by which it gets permanently deformed by compression without rupture. इसमें ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल क्या होगा? परमानेंटली डिफॉर्म होगा बिना किसी रप्चर के, बिना टूटे वो डिफॉर्म होते चला जाएगा कॉम्प्रेशन के इससे। तो उसमें क्या होगा? हम इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, हमारा स्टील है, अगर हम उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या शेप लेगा? वो शीट्स के फॉर्म में लेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी से हम हमारे मटेरियल को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? अ मेटल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड द ओरिजिनल शेप कैन बी रिकवर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। कोई भी चीज़ है, अगर एक रबर बैंड ही क्यों ना हो, अगर हमने उसको खींचा और खींचने के बाद मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स हमने जब हटा दिया, जब हमने रिमूव कर दिया हमारा फोर्स, तो जो रबर है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। दैट इज़ नोन एज इलास्टिक मटीरियल। नाउ व्हाट इज़ ब्रिटलनेस? द ब्रिटलनेस ऑफ मटीरियल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग, फ्रैक्चरिंग और शैटरिंग विदाउट प्रियर वार्निंग। कोई भी चीज़ का एकदम से टूट जाना बिना कोई वार्निंग दिए, वो बताता नहीं है कि भाई मैं टूटने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ग्लास, जो हमारे विंडोज़ में ग्लास लगा रहता है, वो एकदम से शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा, वो क्या वार्निंग देने वाला है? क्या नहीं। जो डक्टाइल मटेरियल्स थे वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग देते हैं कि भैया मैं टूटने वाला हूँ, मुझे आप रोक लो। बट जो ग्लास है वो हमें कभी भी प्रियर वार्निंग, मतलब हमें पहले चेतावनी नहीं देगा कि मैं टूटने वाला हूँ, वो सीधा टूट जाएगा। ग्लास एक ब्रिटल मटीरियल है। ईंट जो रहता है हम बस नीचे गिरा दोगे वो टूट जाएगा, वो भी एक वार्निंग नहीं देगा, वो भी एक ब्रिटल मटीरियल है। Strength. Now what is strength? The strength of the material is ability to sustain load without undergoing distortion. कोई भी चीज़ की ताकत, एक एबिलिटी ना टूटने की, उसे हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ कह सकते हैं। Now what is hardness? The ability of material to resist wear and tear, abrasion, scratching is known as hardness. Hardness मतलब कोई चीज़ कितनी हार्ड है, अगर हमारा मटेरियल हार्ड नहीं रहेगा तो उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। एंड मतलब क्या हम चाहते हैं
विल इज़ इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे मटेरियल में स्क्रैचेस हो या वेयर एंड टेयर हो. मीन्स आर मटेरियल शुड हैव प्रॉपर्टीज लाइक इट शुड बी हार्ड, इट शुड हैव स्ट्रेंथ, it should be ductile and all. Now what is toughness? The toughness is defined as the resistance against fracture in case of impact loading. जब लोडिंग आ रही है तो जो एक मटेरियल रेजिस्टेंस दे रही है उसे हम टफनेस कहेंगे. It is basically the total strain energy which is stored in given volume of metal before fracture. उसकी अंदर की शक्ति है जो उसे टूटने नहीं देंगी. Now the next is creep. Creep क्या होता है? It is permanent deformation which may occur with a passage of time under constant loading. एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है जो एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद आ रहा है. जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा घर है, उसका खुद का एक लोड रहता है, एक परमानेंटली वो धीरे 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 डिफॉर्म होते जा रहा है. ऐसे आज या कल में नहीं, 20 साल में, 25 साल में, एक टाइम के बाद में जो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम क्रीप कहेंगे. द लोडिंग इज़ विद इन इलास्टिक लिमिट बट द क्रीप इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो लोडिंग है वो एक इलास्टिक लिमिट तक ही है, बट टाइम के कारण क्या हो रहा है कि जो डिफॉर्मेशन है वो प्लास्टिक हो चुका है. प्लास्टिक मतलब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है. मतलब लोड अगर हम हटा देंगे फिर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आने वाला है. इट हैज़ गॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन. दैट इज़ नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज़ फटीग? Due to cyclic or reverse cyclic loading, the fracture failure may occur if the total accumulated strain energy exceeds the toughness. अगर हमारे मटेरियल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी, जो एक एबिलिटी थी उसकी, जिससे वो रेजिस्ट कर रहा था, जिससे वो मतलब अपना जो ओरिजिनल शेप है वो बदलने नहीं दे रहा था, अगर उससे उसकी अंदरूनी शक्ति से ज़्यादा लोड उस पर आ गया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा. जब साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग आती है तो ये कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? फटीग कहेंगे. मेनली अब हम फोर्सेस की बात करेंगे. फोर्सेस मतलब क्या होता है? फोर्सेस, दीज आर द एक्सटर्नल एजेंसीज विच ट्राई टू डिफॉर्म द बॉडी. एक ऐसी चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नली जो अप्लाई हो रही है, बाहर से जो आ रही है, उसे फोर्स कहेंगे, जो क्या करती है, हमारे बॉडी को या हमारे मटेरियल को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगी. तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. 3 तरीके के कौन से फोर्सेस है? फर्स्ट इज़ द टेंसाइल फोर्स, सेकेंड इज़ द कॉम्प्रेसिव एंड थर्ड इज़ द शीयर फोर्स. व्हाट इज़ टेंसाइल फोर्स? इट इज़ बेसिकली द पुलिंग फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. समझो एक पेन है, मैं पेन को दोनों तरफ से खींच रही हूँ. पेन है, उसको दोनों एंड से मैं पकड़ के खींच रही हूँ, मतलब आई एम अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स. मैं उसे खींच रही हूँ, मैं उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ. उसे हम क्या कहेंगे? टेंसाइल फोर्स. टेंसाइल फोर्स इज़ नथिंग बट द पुलिंग फोर्स, जो खींचता है कोई भी चीज़ को. नाउ सेकेंड इज़ द कॉम्प्रेसिव फोर्स. कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब एक पेन है, मैं उसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम कॉम्प्रेसिंग इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से मैं उसे कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ. तो उसे क्या कहेंगे? मैं उसे डिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरा एट लास्ट जो एक्सटर्नल एजेंसीज है, मतलब जो फोर्स है, इनका काम क्या है, इनकी क्या कोशिश है? ये हमारे मटेरियल को डिफॉर्म करना चाहते हैं. इनका यही एक उद्देश्य है लाइफ का. टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल और एक्सियल फोर्सेस. ये जो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव है, इन्हें हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं. नॉर्मल मतलब क्या है? हमारे प्लेन से जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्सेस, या फिर एक्सियल फोर्सेस. नाउ थर्ड इज़ द शीयर फोर्स. शीयर फोर्स क्या होता है? कहीं ना कहीं एक ऐसा एक टेंजेंशियल फोर्स है. शीयर से फोर्स इज नथिंग बट द शीयर फोर्स इज produced internally which is basically a transverse force. ट्रांसवर्स फोर्स को हम क्या कहेंगे? शीयर फोर्स कहेंगे. विच आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. ये जो क्रॉस सेक्शन को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे. ठीक है, इसे हम कहेंगे शीयर फोर्स. Summary. Now in this we will see what
what are the topics that we have covered in this session. We will see this in summary. So from starting we will see, we have seen the response of material on different types of loading conditions. Material properties we have seen like ductility, malleability, brittleness, strength, hardness, toughness, elasticity, plasticity and all. We have seen various types of forces. Now I am going to give questions that you will have to solve by seeing the video. जब आप वीडियो कम्प्लीटली देख लोगे उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आपको मुझे सेंड करने हैं. फर्स्ट इज डिफाइन इलास्टिसिटी. व्हाट इज इलास्टिसिटी मैंने आपको समझाया है. यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. आई विल प्रोवाइड यू नोट्स. By that also you can write elasticity, plasticity. Define deformation. Deformation क्या होता है ये हमने देखा है. Differentiate between elastic and plastic body. State most commonly used metal in civil engineering. State different types of forces. Thank you. In next session we will see the stress and strain, and we will see the graph of stress strain for mild steel and all. Okay. Thank you.